बीएससी पार्ट सेकंड यूनिट थर्ड के लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं नष्ट वितरण नियम से विचलन के तीसरे पॉइंट की, जिसमें विलय किसी एक विलाय के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है तो भी नष्ट वितरण नियम से विचलन प्रदर्शित करेगा। जिसमें यदि X विलय सेकंड विलायक या दूसरे विलायक के साथ में निम्न प्रकार से यदि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो विलय X या सॉल्यूट X विलायक के N मोल के साथ अभिक्रिया साम्य में XSN यौगिक का निर्माण करता है। यदि विलयन में X की सांद्रता C2 तथा विलायक की सांद्रता CS है तो उपयुक्त समय पर द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम लागू करने पर यौगिक की सांद्रता CX के रूप में प्रदर्शित की जाएगी। तो साम्य स्थिरांक के रूप में यदि दर्शाया जाए तो उत्पाद अर्थात निर्मित होने वाले यौगिक की सांद्रता बटा क्रिया कारक में विलय X की सांद्रता हो जाएगी यहाँ पे C2 और विलायक के सांद्रता को हम CS घातांक n के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जो कि n मोल विलायक के X के साथ संयोजित होते हैं। तो इस अभिक्रिया साम्य को साम्य स्थिरांक के इक्विलिब्रियम के रूप में जिस रूप में CX बटा C2 इंटू CS की घात n के रूप में दर्शाया जाता है, जिसे दिया गया समीकरण नंबर 10। इसके अनुसार विलायक अत्यधिक मात्रा में होने के कारण उपयुक्त साम्य में इसकी सांद्रता विलयन में लगभग स्थिर मान सकते हैं, क्योंकि प्रावस्था नियम तनु विलयनों पर लागू होता है तथा आधिक्य में जो विलायक है उसकी सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन न होने के कारण अभिक्रिया का वेग या साम्य अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक उस क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ऐसी स्थिति में जो विलायक की सांद्रता CS पावर n था उसको यदि स्थिरांक मान लिया जाए तो साम्य स्थिरांक के साथ में CS की पावर n को गुणा के रूप में प्रदर्शित कर देंगे और दूसरी तरफ बचेगा CX बटा C2, जहाँ पर CX X की सांद्रता है और C2 विलयन की अंदर इसकी सांद्रता को प्रदर्शित करता है। तो CX बटा C2 का मान CS पावर n के गुणनफल के बराबर और ये एक नए स्थिरांक K2 को प्रदर्शित करता है। इस संबंध को एलोबरेट करने के लिए दोनों तरफ एक एक जोड़ दिया गया है। तो 1 प्लस CX अपॉन C2 इक्वल टू 1 प्लस K2। सरल करने पर ये प्राप्त हो जाएगा C2 प्लस CX बटा C2 बराबर हो जाएगा 1 प्लस K2। चूँकि नष्ट के वितरण नियम से हम लिख चुके हैं कि C1 अपॉन C2 स्थिरांक K के तुल्य होता है। अब उपयुक्त दिए गए समीकरण 11 और 12 को हल करने पर, जिसमें हम समीकरण 12 में 11 का भाग देते हैं तो समीकरण 12 का C1 ऊपर रह जाएगा, 11 और 12 का C2 कट जाएगा, तो समीकरण 11 का अंश C2 प्लस CX पीछे बचेगा, जो कि यहाँ हर के रूप में है। तो ये हो जाएगा C1 अपॉन C2 प्लस CX बराबर हो जाएगा K अपॉन 1 प्लस K2। चूँकि K और 1 प्लस K2 स्थिरांक है तो स्थिरांकों का अनुपात एक नए स्थिरांक के रूप में दर्शाया जाएगा। अतः C1 अपॉन C2 प्लस CX का अनुपात एक कांस्टेंट होगा, जिसको समीकरण नंबर 13 कहा गया है। C2 X की द्वितीय प्रावस्था में सामान्य सांद्रता को प्रदर्शित करता है। CX विलय व विलायक अभिक्रिया से निर्मित यौगिक की सांद्रता को प्रदर्शित करता है तथा
वितरण नियम के अनुप्रयोग। तो ये आपके एक नया प्रावस्था साम्य समीकरण 13 से, जो कि किसी विलेय की विलायक के साथ अभिक्रिया में परिवर्तित साम्य अनुपात को दर्शाता है। अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट वितरण नियम के अनुप्रयोग, जिसमें पहला है संगुणन की मात्रा ज्ञात करना। तो किसी भी अभिक्रिया में यदि विलेय विलायक के साथ में या किसी एक प्रावस्था में संगुणित होता है तो संगुणन की मात्रा n को हम निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं, जहाँ पर C1/n√C2 बराबर स्थिरांक होता है और ये स्थिरांक वितरण गुणांक कहलाता है। इसमें यदि C1 और C2 और स्थिरांक का मान ज्ञात है तो हम n का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके से फ्यूजन की मात्रा भी हम ज्ञात कर सकते हैं अल्फा, और अल्फा ज्ञात करने के लिए हम ये सूत्र पहले व्युत्पन्न कर चुके हैं। C1/C2 × 1 - अल्फा बराबर स्थिरांक या वितरण गुणांक के बराबर होता है, जहाँ पर समीकरण में C1 C2 और स्थिरांक के मान रखने पर हम अल्फा ज्ञात कर सकते हैं। तो ये समीकरण एक बार वापस ध्यान रखना, C1/C2 × 1 - अल्फा है, तो इसको ध्यान से पढ़ें, भाग में C2 × 1 - अल्फा जो ब्रैकेट में लिखा गया है। विलेय की निश्चित विलायक में विलेयता ज्ञात करना, ये इसका तीसरा अनुप्रयोग है। तो विलेय की किसी भी एक विलायक में विलेयता यदि ज्ञात करनी हो तब भी हम इसका उपयोग करते हैं। वितरण नियम के अनुसार सांद्रताओं का अनुपात विलेयताओं के अनुपात के बराबर होता है। चूंकि संतृप्त विलयन है तो सांद्रताओं का अनुपात ही विलेयताओं के अनुपात के बराबर होगा, और प्रावस्था वितरण के अंदर यदि संतृप्त विलयन नहीं भी है तो भी सांद्रताओं का अनुपात उन दो प्रावस्थाओं में उनकी विलेयताओं के अनुपात के हमेशा बराबर रहता है, जो कि वितरण गुणांक या स्थिरांक के बराबर होगा। यदि वितरण गुणांक व किसी एक विलायक में विलेय की विलेयता ज्ञात है तो दूसरे विलायक में विलेयता ज्ञात की जा सकती है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं निष्कर्षण प्रक्रम। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर हम निष्कर्षण की प्रक्रिया की बात करते हैं, जिसमें किसी भी एक जलीय प्रावस्था में उपस्थित विलेय को कार्बनिक विलायक में वितरित करके शुद्ध रूप में प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम निष्कर्षण प्रक्रम कहते हैं। जलीय विलयन में घुले किसी यौगिक को कार्बनिक विलायक जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, टोल्यूइन आदि में घोलकर प्रावस्था नियम द्वारा शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने की प्रक्रिया निष्कर्षण कहलाती है। अर्थात जलीय विलयन के अंदर कोई विलेय घुला हुआ है, लेकिन उसकी विलेयता कार्बनिक विलायक में यदि अधिक है तो उस जलीय विलयन के साथ शुद्ध कार्बनिक विलायक मिलाकर अच्छी तरह से हिलाते हैं। हिलाने पर कार्बनिक विलायक में विलेय अधिक घुलने के कारण जलीय प्रावस्था छोड़कर कार्बनिक विलायक में आ जाएगा, और कार्बनिक विलायक को हम पृथक्कारी कीप से पृथक करके वाष्पीकरण करने से शुद्ध यौगिक प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरीके से इस प्रक्रम को हम निष्कर्षण प्रक्रम कहते हैं, और ये पदार्थों को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यदि ये प्रक्रिया एक बार संपन्न की जाती है तो इसे साधारण निष्कर्षण कहते हैं, लेकिन यदि इसे कई बार दोहराया जाए तो इसे हम बहुल निष्कर्षण के नाम से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के रूप में जल में घुलित आयोडीन को पृथक करने के लिए ईथर के साथ मिलाकर इसे हिलाया जाता है, जिससे आयोडीन ईथर में अधिक विलय होने के कारण ईथर प्रावस्था में आ जाती है। इन प्रावस्थाओं को पृथक्कारी कीप से पृथक करके पृथक करके हम कार्बनिक प्रावस्था या ईथर को वाष्पीकृत करके शुद्ध कार्बनिक पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं या आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं।
तो जल में घुली हुई आयोडीन को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए एक निश्चित मात्रा में ईथर को उस जलीय विलयन के साथ या आयोडीन के जलीय विलयन के साथ मिलाकर हिलाया जाए तो आयोडीन जल को छोड़ करके ईथर में आ जाएगा, जिसे ईथर को पृथककारी कीप से पृथक करके यदि वाष्पीकृत किया जाए तो आसानी से ईथर पृथक हो जाएगा और शेष आयोडीन शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाती है। तो इसी प्रक्रिया को हम निष्कर्षण कहते हैं। अगर एक बार निष्कर्षण किया जाए तो उसके इसे हम सामान्य निष्कर्षण, और यदि कई बार दोहराया जाए तो इस नाम से दर्शाया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं। निष्कर्षण के पश्चात शेष बचे विलेय की मात्रा कैसे ज्ञात की जाती है, उसको ज्ञात करने का तरीका बहुत अहम और महत्वपूर्ण है, और उसके लिए हम बात कर रहे हैं। माना 1 ग्राम विलेय 20 ml जल या विलायक में घुला हुआ है, जिसे x ml कार्बनिक विलायक के साथ हिलाने पर मूल विलायक में W1 ग्राम मात्रा A की शेष बचती है। तो हमारे पास में 1 ग्राम विलेय है, 20 ml विलायक या जल में पहले से घुला हुआ है, इसके साथ में x ml कार्बनिक विलायक को मिलाकर अगर हिलाया जाए तो मूल विलायक में W1 ग्राम मात्रा A की शेष बचती है। तो प्रारंभ में 1 ग्राम मात्रा थी, x ml कार्बनिक विलायक के साथ हिलाने के बाद में कुछ मात्रा कार्बनिक विलायक में चली जाती है, तो और विलायक जलीय विलायक के अंदर शेष बची हुई मात्रा यदि W1 ग्राम है तो हम इसकी प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं। अंतिम या शेष मात्रा W1 कैसे ज्ञात की जाती है। जल प्रावस्था में विलेय की शेष मात्रा या W1 शेष मात्रा W1 ग्राम है। कार्बनिक विलायक प्रावस्था में निष्कर्षित विलेय की मात्रा A-W1 ग्राम, चूँकि प्रारंभ में A ग्राम मात्रा थी जलीय विलयन में और जलीय विलयन में शेष मात्रा W1 बची, तो जलीय प्रावस्था से कार्बनिक प्रावस्था में गए पदार्थ की मात्रा हो जाएगी A-W1 ग्राम। नष्ट के वितरण नियम से यदि प्रदर्शित किया जाए तो W1/W बटा A-W1/X। यहाँ पर हम मात्रा या सांद्रता की बात कर रहे हैं। ग्राम में मात्रा दे रखी है, आयतन का भाग देने से सांद्रता आ जाएगी। तो जल में शेष बचे पदार्थ की मात्रा W1/V आयतन सांद्रता के रूप में, और कार्बनिक विलायक के अंदर सांद्रता हो जाएगी A-W1/X।